एक ऐसे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो कंप्लीट केमिस्ट्री का फाउंडेशन। केमिस्ट्री से कुछ भी अछूता नहीं। वो पहले उसका वॉल्यूम इतना था, जैसे उसको इस कमरे में छोड़ा उसका वॉल्यूम इस कमरे के बराबर हो गया। ये ऐसा नहीं कि आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पकड़ के ही आपने अलग अलग कर लिया। केवल 7 ही फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स है, तो कुल मिला के आपको 7 याद रखने, बाकी सारे के सारे किससे निकल जाएगी, इसी से निकल जाएगी। कभी तो बुक में MOL ही मिलता है, कभी MOL लिखता है, ये चक्कर क्या है। लेकिन फिजिकल के न्यूमेरिकल तो होते ही नहीं। तो यकीन मानिए केमिस्ट्री नाम की चिड़िया का डर आपकी जिंदगी से परमानेंट खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो नाम से ही पता यहाँ पर चल रहा है आपको कि इस चैप्टर के अंदर हम केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो आपको नाम से पता चलेगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपका दिमाग में भी साथ के साथ ही चल रहा होगा, अरे भैया बेसिक ही तो है, हाँ वो तो हमको आते हैं, छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जब ये चैप्टर पूरा होगा, मैं केवल आज के लेक्चर की बात नहीं कर रहा, जब ये चैप्टर पूरा होगा तो आपको पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो चुके होंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरह से हम इंटरेस्टिंग वे में इसको अपन पढ़ने वाले हैं। और कई सारी आपकी जो प्रॉब्लम है ना, जो हमेशा से प्रॉब्लम बनी हुई है ना, जैसे कि आपसे न्यूमेरिकल भैया सॉल्व नहीं होते, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या तो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है या फिर आप गलती कर देते हैं, है ना। कई सारे स्टूडेंट के यूनिट कन्वर्जन में गलती होती है, वो एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। किसी को मोल के बारे में पता नहीं होता है, किसी को सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह के बारे में पता नहीं होता है, किसी को मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह में प्रॉब्लम आती है ना। कई सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के होती है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। और ये सारी के सारी जो प्रॉब्लम है ना, वो आज इस चैप्टर में, कुल मिलाकर इस चैप्टर के अंदर आपकी कंप्लीट खत्म होने वाली है। तो भैया इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये चैप्टर एक तरह से मान सकते हैं कि आपकी जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है उसका बेस है। पूरी केमिस्ट्री को समझने में आपकी काफी हेल्प करेगी। अब चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लो, चाहे फिर इनऑर्गेनिक पढ़ लो या ऑर्गेनिक पढ़ लो। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम अलग अलग चैप्टर की बात कर सकते हैं, जैसे आपका चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, XYZ भैया केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ लो ना, ये चैप्टर के बिना केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है ये चैप्टर आपके सिलेक्शन में तो कंट्रीब्यूशन करेगा ही करेगा, है ना। कुल मिलाकर आपकी केमिस्ट्री को काफी इंटरेस्टिंग बना देगा, आपको पढ़ने में फिर काफी यहाँ पर मजा आएगा। इसलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को काफी ध्यान से समझना है। आज का जो लेक्चर है बेसिकली देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर तो काफी अच्छे से हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। वो और भी इसके लेक्चर आएंगे आगे कंटिन्यू, ठीक है ना। आज के जो लेक्चर है इसके अंदर अपन क्या कवर करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक है। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक है। कल जो नेक्स्ट लेक्चर आपका डलेगा उसमें फिर थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा और कॉन्सेप्ट और भी गहराई से फिर अपन समझेंगे। देखो इस लेक्चर के अंदर तो बेसिकली अपन क्या कवर करने वाले हैं, यहाँ पर हम कवर करेंगे, देखो व्हाई स्टडी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की स्टडी आपको क्यों करनी चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, साथ के साथ यहाँ पर हम मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, इनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर का फोकस इन पर रहेगा जो बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद फिर इसी चैप्टर में काफी लेवल अप हो जाएगा और फिर और भी आपको इंटरेस्ट आएगा नेक्स्ट लेक्चर से। अब चलो सबसे पहले बात यहाँ पर है कि व्हाई स्टडी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हमको क्यों पढ़नी चाहिए। आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर अगर हमारे एग्जाम के सिलेबस में नहीं होती ना तो केमिस्ट्री के आग लगा दो साले के, हम तो देखे भी नहीं केमिस्ट्री की तरफ। हम तो केवल पढ़ ही इसलिए रहे ना क्योंकि हमारे सिलेबस में, नहीं तो क्या मतलब पड़ा है हमारे केमिस्ट्री से। भैया आपकी बात सही है और वो पॉइंट भी हमने यहाँ पर डाल दिया है क्योंकि की फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। तो आपके मान भी यहाँ पर रख लिया है। और आप क्यों पढ़ते हो, आप तो केवल इसीलिए पढ़ते हो। लेकिन अगर केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं इस बात का अगर आंसर अपन जाने तो देखो सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ, जो केमिस्ट्री है ना वो एक सेंट्रल साइंस है। आपने देखा होगा जैसे केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर है जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स एटसेट्रा, आप फिजिक्स में भी पढ़ते थे, है ना। पढ़ा आपको होगा आपने पहले जब भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। साथ के साथ ये बायोकेमिस्ट्री नाम की चिड़िया भी आपने पढ़ी है ना, जो अपने बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड है। तो एक तो भैया फिजिक्स इधर वाला कोना हो गया,
एक है बायोलॉजी, इधर वाला कोना हो गया, और दोनों को पकड़ के बीच में बैठी आपकी केमिस्ट्री। तो कुल मिलाकर क्या सेंट्रल साइंस का काम करती है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने में ये हेल्प करती है, इसलिए अपन इसको पढ़ते हैं। साथ के साथ ही यहाँ पर क्या एक्सप्लेन मैटर चेंजेज एंड एनर्जी। देखो ध्यान देना कि इस यूनिवर्स के अंदर बहुत कुछ चेंजेज हो रहा है ना, कई तरह की केमिकल रिएक्शंस वगैरह है, मैटर में परिवर्तन होता है, एनर्जी में परिवर्तन होता है, उनकी स्टडी भी अपन केमिस्ट्री की हेल्प से करते हैं। केमिस्ट्री के थ्रू, इसके कॉन्सेप्ट के थ्रू कई सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ये क्या है, देखो फाउंडेशन ऑफ मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। देखो केमिस्ट्री से भैया कुछ भी अछूता नहीं है, आप आगे पीछे ऊपर नीचे जहां देख लो आपको केमिस्ट्री ही दिखाई देगी। मैं आगे इसको आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर केमिस्ट्री से कुछ भी अछूता यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक है, एक फाउंडेशन है, न्यू है ना। नेक्स्ट लेक्चर से फिर अपना लेवल अप होता जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पर आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया भैया इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ, ठीक है। देखो मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले बताया है कि केमिस्ट्री से कुछ भी अछूता नहीं है। आप ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं पर भी देख लो, सब जगह आपको केमिस्ट्री दिखाई देगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि फूड है ना। अब देखो फूड के अंदर अपन आपको पता है कि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, फ्लेवर्स वगैरह डाले होते हैं, जैसे नमक है, NaCl है, NaCl भी एक प्रिजर्वेटिव्स का तरह ही काम करता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में है ना। खाने पीने की बहुत सारी चीजें जिनमें केमिकल्स वगैरह का अपन यूज में लेते हैं। साथ के साथ आप यहाँ पर क्लोथ्स की बात कर सकते हो, जैसे क्लोथ्स में जो रंग वगैरह होता है, जैसे डाइज होती है, डिटर्जेंट होते हैं, साथ के साथ सोप, टेक्सटाइल वगैरह, ये सब क्या है, केमिकल्स है ना। केमिस्ट्री का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है ना। अपन यहाँ पर शेल्टर्स की बात कर सकते हैं, है ना। अब जैसे घर वगैरह आप बनाते हैं वो तो उसमें जो सीमेंट्स काम में आ रहा है, पेंट्स वगैरह वहाँ पर जो यूज में लेते हैं, ग्लास वगैरह सजावट के लिए जो आप काम में लेते हैं, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये केमिस्ट्री से लिंक्ड है ना। और इसी के अंदर इनकी अपन स्टडी भी करते हैं। फ्यूल की बात कर सकते हैं, है ना। फ्यूल आप डेली लाइफ में यूज में लेते हो, पेट्रोल लेते हो, LPG गैस लेते हो, CNG लेते हो, बायोगैस वगैरह यूज में लेते हो। मेडिसिन की बात कर सकते हो, देखो जितने भी मेडिसिन है वो कहाँ से है, वो सबके सब केमिस्ट्री है, समझ में आ रहा है ना। तो अब चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, कोई वैक्सीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। साथ के साथ ही यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर में जो है पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं। कुल मिलाकर हर जगह केमिस्ट्री ही है, समझ में आ रहा है ना। आपको अच्छी खेती करने के लिए, खेती की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको भैया फर्टिलाइजर बनाना है, किसके कॉन्सेप्ट काम में लोगे आप, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट काम में लोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। आपको जो कुछ भी करना है, आपको कोई नया कलर बनाना है, डिस्कवरी करनी है, न्यू कलर की सिंथेसिस करनी है, किसका कॉन्सेप्ट काम में लोगे भैया, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट काम में लोगे। तो कुल मिलाकर इससे आप बच नहीं सकते। अब इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस के बारे में यहाँ पर बात कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस में फर्टिलाइजर जिनकी बात अपन ने करी, जैसे यूरिया है, NPK है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यहाँ पर पोटेशियम, ठीक है ना। अब क्रॉप यील्ड, ये क्या करते हैं, इनसे जो पैदावार है खेती, वो अनाज की उपज एक तरह से बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर जैसे सपोज करो कि आपको कोई नया फर्टिलाइजर डिस्कवर करना है या बनाना है, उसकी लैब के अंदर सिंथेसिस करनी है, वो कॉन्सेप्ट आप कहाँ से लाओगे, वो कॉन्सेप्ट आपके केमिस्ट्री का ही रहने वाला है, समझ में ना। पॉलीमर्स, कई तरह के पॉलीमर्स हो सकते हैं। यहाँ पर देखो ये तो कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल कितने भी हो सकते हैं, अपन को केवल एक समझना है कि केमिस्ट्री का आखिरकार इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, और भी कई तरह के यहाँ पर पॉलीमर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। एलॉयज हो सकते हैं, जैसे स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज वगैरह, समझ में आ रहा है ना। पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, पेपर वगैरह। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी केमिस्ट्री का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। साथ के साथ यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि हेल्थ एंड मेडिसिन के अंदर केमिस्ट्री का क्या रोल है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ड्रग्स है, जैसे एस्पायरिन हो गया, पैरासीटामोल, इंसुलिन वगैरह। अब यूं समझ लो आप, मार्केट के अंदर एक नई तरह की बीमारी आ गई साहब, है ना। अब वो बीमारी आ गए, उसका इलाज खोजना है, तो भैया उसके लिए किसी न किसी मेडिसिन की सिंथेसिस करनी पड़ेगी, या ड्रग डिजाइन करना पड़ेगा, या हो सकता है उसके लिए किसी वैक्सीन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी किसके हैं, कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री से लिंक्ड है। मतलब विदाउट केमिस्ट्री मेडिसिन जो साइंस है
वो भी खत्म है, ये मान के चलो आप। कुल मिलाकर केमिस्ट्री के बिना कुछ भी नहीं चल सकता, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो जो है एनेस्थेटिक्स, है ना, क्लोरोफॉर्म ईथर्स वगैरह, हाँ, कई ऑपरेशन वगैरह करते हैं, बेहोशी वगैरह में काम में लेते हैं क्लोरोफॉर्म वगैरह, आपको पता है इसे। साथ के साथ ही कीमोथेरेपी के बाद जो है एंटी कैंसर ड्रग्स हो सकता है, विटामिन हार्मोन्स हो सकता है ना, विटामिन हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, ये कुल मिलाकर लाइफ प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना। तो कुल मिलाकर केमिस्ट्री से कुछ भी अछूता नहीं है। इन्वायरमेंटल रोल की बात कर सकते हैं, देखो ध्यान देना, आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम पे कितना पॉल्यूशन होता जा रहा है ना, कई तरह की इंडस्ट्री से कंटिन्यू इन्वायरमेंट के अंदर धुआं छोड़ते जा रहे हैं ना, हाँ, जो मोटर व्हीकल वगैरह वो भी इन्वायरमेंट में धुआं छोड़ते जा रहे हैं ना, कई तरह का कचरा जो है हम इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन होता जा रहा है ना। अब इस पॉल्यूशन को करने में भी केमिस्ट्री का काफी रोल है भैया। कोई भी मोटर व्हीकल कुछ छोड़ रहा है धुआं, तो कहीं ना कहीं वो जो पॉल्यूटेंट है उसकी स्टडी भी आप केमिस्ट्री में कर रहे हो, लेकिन इसको कम करने का जिम्मा भी हम केमिस्ट्री पे ही डाल सकते हैं, मतलब केमिस्ट्री दोनों का काम कर सकते हैं। जैसे ग्रीन केमिस्ट्री का यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं। अब ग्रीन केमिस्ट्री क्या है आप अच्छी तरह से जानते हो, है ना। देखो ग्रीन केमिस्ट्री प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो काफी रिवोल्यूशनरी ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री की, समझ में आ रहा है ना। जैसे जब भी हम किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं लैब के अंदर, जैसे एक कंपाउंड ए हुआ, एक कंपाउंड बी हुआ, दोनों को मिलकर अपन ने तीसरा कंपाउंड सी बनाया, तो सी जो कंपाउंड बनता है वो इकल्ला नहीं बनता, उसके साथ कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट और बन जाते हैं। वो बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं वो पॉल्यूशन का कारण बन जाते हैं। साथ के साथ ही केमिकल्स काफी हजार्डस नेचर के होते हैं, हानिकारक होते हैं, उससे भी पॉल्यूशन हो सकता है। ऐसे केस में ग्रीन केमिस्ट्री का फिर अपने पास रोल आता है। ग्रीन केमिस्ट्री क्या करती है, ऐसी रिएक्शन की डिजाइन करने में हेल्प करती है जिनमें बाई प्रोडक्ट बने ही नहीं, मतलब जो बनाना है डायरेक्ट वो बने। जो आप रिएक्टेंट यूज में ले रहे हैं उनके हजार्डस नेचर बहुत ही कम हो, ताकि डायरेक्ट आपको मेन प्रोडक्ट बिना एनवायरनमेंट को अफेक्ट किए मिल जाए। तो ऐसा काम किसके अंदर किया जाता है, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर ये तो देखो, डेवलप्स इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट, आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो ओजोन लेयर के बारे में आप जानते हो, ओजोन लेयर देखो अपने लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं। ओजोन लेयर जो सूर्य से हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे जाती है उसको अर्थ तक आने से रोकती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मान लो ओजोन लेयर नहीं हो तो क्या आप और मैं जीवित रह सकते हैं, क्या इस धरती पर जीवन संभव है? जीवन संभव ही नहीं है अगर ओजोन लेयर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो जो ओजोन लेयर है उसका प्रोटेक्शन करने का जिम्मा भी हम किस पे डाल सकते हैं, केमिस्ट्री पे डाल सकते हैं। कैसे कि जैसे ओजोन लेयर के जो डिप्लेशन है उसका जो मेन कारण है ओजोन लेयर के सही होने का क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह है। अब अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री की हेल्प से कुछ ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी रिएक्शंस करवाने लग जाए जिससे क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कम हो जाए या फिर हजार्डस केमिकल का उत्सर्जन कम हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, ओजोन लेयर का डिप्लेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और वो प्रोटेक्ट होने लगेगी। तो कुल मिला के ये काम भी केमिस्ट्री से कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट का जो जितना भी प्रोसेस है, हाँ, वो पूरा केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। साथ के साथ रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे फिर वो H2 फ्यूल सेल हो सकती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा हो तो आगे पढ़ ही लोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। बायोफ्यूल्स वगैरह हो सकता है, सोलर हो सकता है, विंड्स एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे ग्रीन केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं लिंक है। यहाँ पर इन्वायरमेंटल रोल को बता रहा है केमिस्ट्री के। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो कुल मिलाकर केमिस्ट्री से कुछ भी भैया अछूता नहीं है। अब स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं। देखो स्कोप का मतलब है कि केमिस्ट्री एक छोटी मोटी ब्रांच नहीं है। ऐसा नहीं कि यार केमिस्ट्री के अंदर क्या है भैया, छोटी सी चीजें 2-5 चीजें अपन को पढ़ने। केमिस्ट्री इज द वाइड ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस के बहुत ही बड़ी ब्रांच है ना, काफी लंबी चौड़ी। मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी अपन कार्बनिक कंपाउंड है उनकी बात कर लेते हैं, ड्रग्स की, पॉलीमर्स वगैरह की बात कर लेते हैं, है ना, ड्रग सिंथेसिस वगैरह सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम मेटल्स की बात, साल्ट की बात, मिनरल्स की बात, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड की रिएक्शन वगैरह दुनिया भर की यहाँ पर बातें कर लेते हैं। साथ के साथ फिजिकल केमिस्ट्री में कई डिफरेंट टाइप के लॉज की हम बात कर लेते हैं, जो लॉ हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, है ना, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री
केमिस्ट्री अपने आप में काफी ब्रॉड ब्रांच है, जिसके अंदर टाइट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी वगैरह, डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स वगैरह के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। साथ के साथ बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, हाँ, दो जिसके अंदर यहाँ पर डीएनए, आरएनए, एंजाइम, हार्मोन्स वगैरह सबके बारे में यहाँ पर बात हो जाती है। साथ के साथ ही इंडस्ट्रियल लेवल पर भी अगर अपन को किसी केमिकल का लार्ज प्रोडक्शन करना है तो हमको केमिस्ट्री की ही हेल्प लेनी होती है। तो कुल मिलाकर केमिस्ट्री को छोटा मोटा मत समझना, लगभग जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज है सब के अंदर केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट है। विदाउट केमिस्ट्री सारी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो केमिस्ट्री अपने आप में काफी ब्रॉड है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि केमिस्ट्री का आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं मैटर, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। समझ में आ गया ना। तो देखो ध्यान देना, अब एक्चुअली यहां से अपनी थोड़ा सा ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ये यहां से स्टार्ट होता है। आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर अपन बात करते हैं सबसे पहले तो व्हाट इज मैटर। मैटर एक्चुअली है क्या, देखो समझना भैया, एक सिंपल जी बात है, ठीक है। एनीथिंग डेट हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। समझो इस पॉइंट को क्या, देखो ऐसा कुछ भी जिसका मास है और साथ के साथ जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो भैया मैटर है। वही क्या है, मैटर है। अब आप देखो, आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे मार्कर हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे मैं खुद हो या आप हो, चाहे यहाँ पर रखा हुआ ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल दिख रहा है ना आपको, चाहे ये पर्स हो, आप कुछ भी ले लो, ये में जो कपड़े पहन रखे वो है, ये सब कुछ, इन सब में मास है या नहीं, मास है ना। हाँ, ये सब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब सबको सब मैटर, मतलब आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना वो सब मैटर। इस यूनिवर्स के अंदर जो भी आप देख सकते हैं वो सब के सब मैटर है, क्योंकि सबका मास है और सब एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। इस कमरे के अंदर जो भी गैस भरी हुई है भैया वो मैटर है या नहीं। वो कहोगे सर ये गैस तो हमको दिखाई नहीं दे रही, तो मैटर थोड़ी हुआ, नहीं, ये वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर रही है ना, कर रही है। हाँ, और साथ के साथ इसी गैस को कंप्रेस कर दो, आप कंप्रेस कर दोगे तो गैस भी आपको दिख जाएगी। एग्जांपल में ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट दिखती है क्या आपको, CO2 आपको डायरेक्ट नहीं दिखती, लेकिन CO2 को जब कंप्रेस करके उसको सॉलिड CO2 के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है तो आपको CO2 भी दिख जाएगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये भी क्या है, मैटर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब मैटर के जो स्टेट है ना वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा मैटर के दो और स्टेट होती है। दो स्टेट कौन कौन से होते हैं, एक तो प्लाज्मा स्टेट होते हैं और एक होते हैं BEC। BEC का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली अपन जो बात करते हैं इन तीन स्टेट की करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस की। ये जो दो स्टेट है एडवांस लेवल पर है, इनके अपन फाइनली यहाँ पर अभी बेसिकली बात जनरली नहीं करते, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल आइस हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, अरे कुछ भी ले लो ना भैया, आप कुछ भी ले लो, सोडियम, पोटेशियम, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, फ्लूकोज, जो भी आप लेना चाहो सब क्या है, सब मैटर है। आप मैटर से बने हो, मैं मैटर से बना हुआ हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब यहां पर अपन बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो मैटर क्या है वो तो आप समझ गए, मैंने क्या कहा, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जिस किसी का भी मास है, जिस किसी का भी वॉल्यूम है, वो सब क्या है, मैटर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस आप कुछ भी ले लो, ठीक है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो अपन ने शुरू से बताया कि मैटर की बेसिकली तीन स्टेट होते हैं। तीन स्टेट कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। दो और एडवांस है, उसके बारे में बात नहीं करें। अब सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या है, देखो सॉलिड मैटर की वो स्टेट है जिसका मास फिक्स है, जिसका मास फिक्स है और जिसका वॉल्यूम भी फिक्स है। यूं समझ लो कि अभी ये मोबाइल है, सॉलिड है, देखो इसका मास फिक्स है। अच्छा मास क्या, शेप की बात करें, जिसका शेप फिक्स है और वॉल्यूम फिक्स है। इसका शेप फिक्स है, अभी ये जिस फॉर्म में दिखाई दे रहा है उसी फॉर्म में रहेगा, और इसका वॉल्यूम भी निकालोगे तो फिक्स आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इस मोबाइल को यहाँ से हटाकर मैंने यहाँ रख दिया तो इसका वॉल्यूम या शेप चेंज हो गई, कुछ भी नहीं होगा चेंज, है ना। तो इस स्टेट को बोलते हैं अपन सॉलिड। हाँ, तो कुल मिलाकर सॉलिड का मतलब समझ में आ गया। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में थोड़ा सा अलग है। देखो लिक्विड के केस में वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन शेप चेंज हो जाती है। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। जैसे इस बोतल के अंदर यहाँ पर अभी देख सकते हैं, इस बोतल के अंदर यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है ना, है ना। अब आप देखो इस, मान लो कि जो लिक्विड है ये 100 ml, आप मान लो थोड़ी देर के लिए
ठीक है। अब इस लिक्विड को यहाँ से आप किसी बोतल में ले लो, जब भी इसका वॉल्यूम 100 ही रहेगा, चेंज थोड़ी होगा कि चेंज करके देख लेना, है ना। तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, 100 ml ही रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको किसी दूसरे बीकर के अंदर ले ले, इस तरह के बीकर में, तो इसका जो शेप है ना वो चेंज हो जाएगी। अब इसकी शेप इस तरह से बनी हुई है ना। अगर आपने इसमें लंबे ट्यूब के अंदर ले ली तो इसकी शेप लंबी हो जाएगी, चपटी में ले ली तो चपटी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इसकी शेप कंटेनर की शेप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपके नहीं होगा। तो लिक्विड जो है उनका क्या होता है, उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन जो शेप है ना वो फिक्स नहीं होती, वो कंटेनर की शेप गेन कर लेते हैं। अब गैस की बात करें, देखो समझने की कोशिश करना। आपने एक छोटी सी, मान के चलो ये बोतल अपन इत्र की बोतल मान लेते हैं, इत्र आप जानते हैं, ठीक है ना। ये हमने इत्र की बोतल मान ली, इसके अंदर इत्र भरी हुई है, ठीक है। अब बोतल के अंदर अभी इत्र भरी हुई है, इतना सा बोतल है, उसमें इत्र भरी हुई है। अपन उसका ढक्कन खोला, खोल के इसमें थोड़ा सा स्प्रे कर दे इस कमरे के अंदर, थोड़ी सी देर में वो इत्र इस पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेगी और इस कमरे के हर कॉर्नर तक, हर जगह तक उस इत्र की स्मेल आने लगेगी। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो इत्र केवल इस बोतल में रखा हुआ था, अब इस बोतल से पूरे कमरे के अंदर फैल गया। तो कुल मिलाकर देखो, वो इतना सा जो इत्र था ना, इतना सा भी नहीं, इससे भी कम, है ना। वो पहले उसका वॉल्यूम इतना था, जैसे उसको इस कमरे में छोड़ा, उसका वॉल्यूम इस कमरे के बराबर हो गया, है ना। पहले उस इत्र का जो शेप थी उस बोतल में, बोतल के अनुसार थी, बोतल की शेप उसकी शेप थी, लेकिन जैसे उस इत्र को इस रूम के अंदर छोड़ा, उसने इस रूम की शेप भी गेन कर ली। तो कुल मिलाकर जो गैस है, गैस की ना तो शेप फिक्स होती है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है। गैस को आप जिस कंटेनर के अंदर डालोगे वो उसी का वॉल्यूम और उसी का शेप गेन कर लेगी, मतलब उस कंटेनर को कंप्लीट ऑक्यूपाई वो कर लेगी। तो आई थिंक गैस का मतलब भी समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये जो 3 स्टेट होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें एक्चुअली क्या होता है कि इनमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और फोर्स वेरी करते हैं। यूं समझो आप इस चीज को, देखो जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं, जैसे जो सॉलिड होता है, जैसे यहां पर अपन देखें, जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि पार्टिकल बिल्कुल पास होते हैं। इस तरह से पार्टिकल बिल्कुल पास जब होंगे यहाँ पर, तो इनके बीच इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इन मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। लेकिन जब अपन बात करते हैं लिक्विड की, ये लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं, है ना, पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं इस तरह से। जब ये पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं तो ऐसे केस में क्या ये हिल डुल सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि यहाँ पर डिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा इंटर पार्टिकल फोर्सेज वीक हो जाते हैं, इनमें डिस्टेंस बढ़ जाती है। और जब अपन गैस की बात करते हैं तो गैस के अंदर ये पार्टिकल कहाँ पे दूर होते हैं, गैस के अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं इस तरह से। इनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो और भी कम हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर बीच बीच में काफ़ी सारा स्पेस होता है, तो इस कंडीशन में गैस काफ़ी तेजी से रैंडमली गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर गति कर सकते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन बात करें, देखो ध्यान देना, इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। देखो मैंने बात करी किसकी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट की करी, याद है आपको। अब देखो 3 जो स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपने खुद ने करके देखा होगा अपनी जिंदगी में कई बार, ठीक है। नहीं किया हो तो अभी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान देना, जैसे सॉलिड है, मैंने बताया ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक है, इसमें है ना कुछ भी खास नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। लेकिन आपको एक एक कॉन्सेप्ट को जरूर समझना है, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज़, कौन सी प्रॉब्लम आपकी कब सॉल्व कर दे। अब देखो जो सॉलिड है, अगर सॉलिड को मैं हीट करता हूँ, इसको क्या किया मैंने, सॉलिड को मैंने हीट किया तो किस में कन्वर्ट होगा भैया, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा नहीं होगा मुन्ना, होगा ना। अब लिक्विड को फिर हीट कर दिया, इस लिक्विड को भी भैया यहाँ पर हीट कर दिया, अब ये किस में कन्वर्ट होगा, ये यहाँ पर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गई मुन्ना बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना, सॉलिड को हीट करने से लिक्विड बना, लिक्विड को हीट करने से गैस बना, गैस को वापस ठंडा कर दो, क्या होगा, अगर इस गैस की हम कूलिंग कर देते हैं, इसके हमने कूलिंग कर दी यहाँ पर, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और इस लिक्विड की फिर हम कूलिंग कर दे
तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी भी कूलिंग हमने कर दी तो ये यहाँ पर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो समझने की कोशिश यहाँ पर आप करना, देखो ध्यान से समझना। देखो जब हम सॉलिड को हीट देकर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, देखो सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्ट हो रहा है ना सॉलिड, तो इसको अपन मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है भैया मेल्टिंग, मेल्टिंग या फिर इसका फ्यूजन बोल सकते हो, फ्यूजन है ना। तो मेल्टिंग इसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर फ्यूजन भी आप इसको बोल सकते हो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो, तो इसको बॉइलिंग बोलेंगे, और या फिर इसको वेपोराइजेशन भी आप बोल सकते हो। तो इसको क्या बोलोगे प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलोगे भैया बॉइलिंग, बॉइलिंग या फिर इसका आप वेपोराइजेशन बोल सकते हो, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। आई थिंक समझ में आ गया। अब इसका उल्टा यहाँ पर चल लेता है। देखो गैस को जब कूलिंग करते हैं गैस के, तो वो किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, देखो इस पर बोले सोचो सोचो भैया, क्या बोलोगे इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को आप बोलोगे लिक्विफिकेशन या फिर कंडेंसेशन। क्या बोलोगे इसको, इसको आप कंडेंसेशन बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंडेंसेशन, या फिर इसको आप लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हो ना, लिक्विफिकेशन। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन। तो आई थिंक ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान देना, अगर मुझे लिक्विड को ठंडा करना है, इसको भी और ज्यादा मैं ठंडा कर दूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो लिक्विड को अगर मैं सॉलिड में कन्वर्ट करता हूँ तो बताइए बताइए भैया इस प्रोसेस को क्या बोलोगे। हाँ, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करता हो तो इसका फ्रीजिंग बोल दो, या फिर इसको सॉलिडिफिकेशन आप बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हैं, इसका फ्रीजिंग बोल सकते हैं, फ्रीजिंग नो डाउट, और या फिर आप इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हो, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान देना, एक बात का जवाब देना, थोड़ी सी देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप सोचना, मैं जो बताऊंगा उसको। देखो जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते तो गैस बनती है। हाँ, क्या हमेशा ऐसा होता है, क्या सॉलिड को हीट करने पर वो हमेशा लिक्विड में ही कन्वर्ट होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। देखो आपने कैंपर देखा है, कपूर, कपूर, कपूर को आप रख दो यहाँ पर कहीं पर भी टेबल पर, थोड़ी देर बाद वो कपूर पूरा का पूरा उड़ जाएगा, है ना। डायरेक्ट वो सॉलिड है, आपको बीच में कोई लिक्विड दिखाई नहीं देगा, वो सीधा के सीधा वेपर में कन्वर्ट हो गया। आयोडीन, आयोडीन के अंदर भी भैया सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे। इन्होंने क्या किया, यहां पर हुआ क्या कि सीधा सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया भैया, है गजब बात। समझ में आ रहा है ना, सीधा सॉलिड हीट गेन कर गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, है ना। तो यहाँ पर हीट दी, किस में कन्वर्ट हो गया, सीधा गैस में। प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अच्छा, अब यहाँ पर जो सब्लिमेट हुआ है, जैसे अपना आयोडीन ले ले, यहाँ पर कैंपर वगैरह हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ठंडा करोगे तो ऐसा नहीं कि अगर इसको अपने ठंडा कर दिया तो ये गैस से लिक्विड में आएगा, ना बाबा ना। अगर इसको अपने ठंडा कर दिया तो गैस से सीधा आएगा भी सॉलिड में। समझ में आ रहा है ना। यहां से इसको अपने ठंडा किया और ये सीधा किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। और इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे डिपोजिशन। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। यहाँ पर आप बोल सकते हो डिपोजिशन। आई थिंक समझ में आ गया। इस प्रोसेस के लिए एग्जाम्पल यहाँ पर अपन ले सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल इस तरह का काम कौन करते हैं भैया, आप भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर कौन करता है इसका तरह का, जैसे आयोडीन यहाँ पर ले सकते हैं, आयोडीन, है ना। यहाँ पर आप कैम्फर ले सकते हो, कैम्फर, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आई थिंक ये सारे प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। मतलब सबके सब यहाँ पर जो कुछ टर्म मैंने काम में लिए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट एक दूसरे में परिवर्तित होती है ना। हीट देकर
या फिर कूलिंग करके हम एक दूसरे में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में या गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन यहाँ पर सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन जिसको बोलते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो मैटर के जो तीनों फिजिकल स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, कैसे कन्वर्ट होती है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान देना, केमिकल क्लासिफिकेशन भैया मैटर का, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करूं तो यहाँ पर दो तरह के दो भागों में इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। देखो एक तो हो सकता है प्योर सब्सटेंस केमिकल में, एक तो प्योर, और दूसरा हो सकता है यहाँ पर मिक्सचर, समझ में ना। अच्छा, प्योर सब्सटेंस की बात करें तो समझ में आ गया हो ना, प्योर मतलब सिंगल है, आप सिंगल हो इसका मतलब आप प्योर नहीं हो। प्योर है मतलब उसमें केवल वन टाइप के एलिमेंट, वन टाइप के एटम्स या केवल वन टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो प्योर है। अब प्योर में, प्योर सब्सटेंस में दो तरह के केस है, एलिमेंट है और कंपाउंड है, समझ में आ रहा है। देखो एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट का मतलब होता है कि सिंगल टाइप ऑफ एटम, मतलब ये समझ लो आप जो कुछ भी देख रहे हो जिसमें एक ही प्रकार के एटम है वो एलिमेंट है। जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, अब ऑक्सीजन की आप चाहे 1 ग्राम क्वांटिटी ले लो, चाहे 1 किलो ऑक्सीजन ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल है O2, और O2 मॉलिक्यूल में केवल ऑक्सीजन एटम है, तो कुल मिलाकर इसमें एक ही तरह के एटम प्रेजेंट एलिमेंट है ना। आप ओजोन ले लो भैया, यहाँ पर जैसे ओजोन ले सकते हो O3, अब O3 भी क्या है, इसमें भी केवल ऑक्सीजन एटम है, एक ही प्रकार के एटम है, तो एलिमेंट है ना। तो कुल मिला के चाहे ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, या फिर कॉपर ले लो, कुछ भी ले लो, एटसेट्रा, मर्जी बड़े जो ले लो, जिसमें भी आपको एक ही तरह का एटम दिखाई देगा वो एलिमेंट है, समझ में आ रहा है। फिर बात करें कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, देखो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड जिनमें कम से कम 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रकार के एटम्स हो, या मैं कहूँ एलिमेंट हो, वो भी किसमें, फिक्स्ड रेशियो में, तो उसको कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करना, अपने वाटर का एग्जांपल यहाँ पर ले रखा है। वाटर के अंदर देखो ध्यान देना, कितने तरह के एटम है, 2 तरह के एटम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इनका रेशियो फिक्स होता है। ऐसा थोड़ी कि बार वाटर समुद्र से आपने वाटर निकाला थोड़ा सा तो उसमें H2O फॉर्मूला होता है, नदी के पानी से निकाला तो वहाँ पर H3O आ जाता है, और कहाँ से निकालोगे, आपने नल से निकालो तो मान लो वहाँ पर H4O5 ऐसे कुछ आ जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। वाटर आप कहीं से भी ले लो, वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, हमेशा H2O ही रहेगा। तो कुल मिला के कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में एटम्स का एक फिक्स रेशियो होता है। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, CO2 के अंदर देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर रेशियो फिक्स है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ग्लूकोज ले लिया, C6H12O6 है, तो यहाँ पर देखो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आपने मान लो कि अमोनिया ले लिया, NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एटम का रेशियो फिक्स होगा। तो कुल मिलाकर कंपाउंड में क्या होता है, एक से ज्यादा तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं और उनके मॉलिक्यूल में इनका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पर एक तरह से और समझने की कोशिश करना, देखो ध्यान देना, जैसे आप जो घर के अंदर वाटर पीते हो, पानी पीते हो ना, पीते हो नहीं पीते हो। अब बताइए वो पानी जो आप पीते हो, वाटर पीते हो, प्योर है या इम्प्योर है ना। आप कहोगे नहीं प्योर है, प्योर नहीं है, उस वाटर के अंदर कई प्रकार के अदर केमिकल्स भी या एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, तो कुल मिला के प्योर नहीं है, वो एक तरह से मिक्सचर होता है, समझ में आ रहा है ना। वो वाटर क्या होता है, मिक्सचर होता है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो डिस्टिल वाटर होता है, लैब के अंदर काम में लेते हैं, डिस्टिल वाटर प्योर है नहीं है भैया, डिस्टिल वाटर एकदम प्योर है, उसमें केवल H2O का ही मॉलिक्यूल है, डिस्टिल वाटर के अंदर H2O के अलावा और कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब प्योर है। अच्छा, आप RO वगैरह से जो पानी लेते हो, हाँ, वो पानी आपने तो फिल्टर कर लिया, साफ कर लिया, वो पानी प्योर है इम्प्योर है, नहीं भैया, वो वाटर भी प्योर नहीं है, वो भी इम्प्योर है। क्यों होता है, क्योंकि RO वगैरह का जो पानी होता है उसमें मिनरल्स होता है, वो मिनरल वाटर होता है, ना कि डिस्टिल वाटर। तो ध्यान देना, डिस्टिल वाटर प्योर है जबकि मिनरल वाटर प्योर नहीं है। मिनरल तो अपने जीवन के लिए आवश्यक है, पानी में मिनरल होना जरूरी है। हाँ, आप डिस्टिल वाटर थोड़ी पी सकते हो डायरेक्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी भैया, अपन बात करते हैं मिक्सचर की। देखो मिक्सचर की बात करें तो 2 तरह के मिक्सचर यहाँ पर हो सकते हैं। 2 तरह के मिक्सचर कौन कौन से, देखो एक तो हो सकता है होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, होमोजीनियस मिक्सचर। देखो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म है,
है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया अपने जैसे शुगर सॉल्यूशन, इसको मैं ऐसे समझाऊँ आपको। हाँ, जैसे ये मान लो आपने एक बीकर लिया, ये कप ले लिया भैया आपने, ये कप है ना, इस कप के अंदर आपने पानी भर लिया ना, समझ में आ रहा है। उस पानी में थोड़ी सी आपने शुगर डाल दी, शक्कर डाल दी और उसको अच्छी तरह से घोल लिया, समझ में आ गया। अब आपने उस शुगर सॉल्यूशन में से थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें ऊपर से ली और टेस्ट करी, आपने टेस्ट नोट किया, फिर थोड़ी सी क्वांटिटी आपने बिल्कुल अंदर सिरिंज के थ्रू नीचे से निकाली इस कप में से और उसको टेस्ट किया। क्या दोनों के टेस्ट में कोई डिफरेंस आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा ना, दोनों का टेस्ट बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो मिक्सचर होगा वो एक समान है। इस पूरे वाटर के अंदर, इस पूरे सॉल्यूशन में शुगर एक समान रूप से घुली हुई है। ऐसा नहीं होगा कि नीचे शुगर ज्यादा है ऊपर कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया उसको अपन बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चाहे शुगर सॉल्यूशन है, चाहे NaCl है ना, या ग्लूकोज को आप पानी के अंदर घोल लो, या फिर गैसेस का जो बेसिकली मिक्सचर होता है नॉर्मल, जो जिन गैसेस का सेम मॉलिक्यूलर मास होता है उनका, वो सब के सब होमोजीनियस मिक्सचर के कैटेगरी में आते हैं, है ना। अब एक होता है यहाँ पर हेट्रोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जैसे सैंड हो गया या साल्ट हो गया, यूँ समझ लो आप। आपके घरों में दाल होती है ना, जैसे एक मसूर की दाल ले लो, एक चने की दाल ले लो, दोनों को आप कितना भी अच्छी तरह से मिक्स कर लो, क्या वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है? कभी भी नहीं होगी ना। किसी कोने पर आपको मसूर की दाल ज़्यादा मिल जाएगी, किसी कोने पर चने की दाल ज़्यादा मिल जाएगी। तो मिक्सचर है लेकिन वो एक समान नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब वो हेट्रोजेनस है ना। आपने कोई भी मिट्टी को पानी के अंदर घोल दिया, आप कितना भी अच्छी तरह से घोल लो, मिट्टी नीचे आपको ज़्यादा मिलेगी, ऊपर पानी ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब यूनिफॉर्म कभी भी नहीं बनेगा, वो हेट्रोजीनियस होगा, है ना। आई थिंक समझ में आपके आ गया होगा ना। तो दोनों तरह के मिक्सचर का मतलब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो यहाँ पर अपन कंपाउंड लेते हैं ना, यहाँ पर जैसे कंपाउंड में देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग है। ये ऐसा नहीं कि आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पकड़ के ही आपने अलग अलग कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो मिक्सचर आप बनते हैं ना, इन मिक्सचर में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है ना। आपने पानी के अंदर शुगर डाल दी तो पानी और शुगर के अंदर कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही, वो केवल डिजोल्व हो रही है। आप उस पानी को वेपराइज कर दो, वो पूरी की पूरी शुगर वहाँ पर आपको बीकर में मिल जाएगी और पानी पानी निकल जाएगा, है ना। आपने नमक को पानी के अंदर घोल लिया, होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया, वहाँ पर कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, आप उसको वेपराइज कर दो, पानी निकल जाएगा, नमक वहाँ पर दिख जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। अब एक टर्म आती है एलोट्रोप। देखो एलोट्रोप बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एलोट्रोप क्या है उसको यहाँ पर अपन देख लेते हैं। देखो समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर देखो, आप देखो टू और मोर केमिकली सिमिलर बट फिजिकली डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। देखो क्या लिखा है, एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म है जो केमिकली समान है लेकिन फिजिकली अलग अलग है, उनको बोलते हैं एलोट्रोप। यूँ समझो आप इसमें। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले अपन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन लिया अपन ने, क्या लिया भैया, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब देखो कार्बन के एलोट्रोप बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। हाँ, क्या होता है, जैसे डायमंड होता है नहीं होता, डायमंड है ना। और क्या होता है भैया, हाँ डायमंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो डायमंड यहाँ पर हो गया, और क्या हो गया भैया, ग्रेफाइट हो गया, आप जानते हो अच्छी तरह से ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यहाँ पर हमने ले लिया। और क्या हो सकता है, ये फुलेरिन हो सकती है ना। यहाँ पर हमने ले लिया फुलेरिन, है ना, बकमिनिस्टर फुलर, आप जानते हो ना फुलेरिन। हाँ, और भी इसके एलोट्रोप्स होते हैं। तो ये क्या है कि अब डायमंड ले लो, ग्रेफाइट ले लो, फुलेरिन ले लो, कुछ भी ले लो, ये प्योर कार्बन के बने हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या बोला, ये प्योर कार्बन के बने हुए हैं, इनमें कार्बन के अलावा दूसरा एटम है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। लेकिन आपको पता है कि डायमंड बिल्कुल अलग है, काफी हार्ड होता है ना। और ग्रेफाइट सॉफ्ट नेचर का होता है, पेंसिल वगैरह में जो वो आती है अंदर की निब, आप जानते हैं वो ग्रेफाइट के बने होते हैं, है ना। फुलेरिन की नेचर अलग है, फुलेरिन का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही रहता है। समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर ये प्योर कार्बन है, प्योर कार्बन, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, ठीक है। लेकिन
तीनों की फिजिकल स्टेट बिल्कुल अलग है, देखने में वगैरह में सब में अलग अलग आपको ये मिलेगा। ये सस्ता से मिल जाएगा डायमंड खरीद के, देखो आप कितना महंगा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस अपन ने ले लिया, है ना। जैसे यहाँ पर ले लिया भैया एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। अब एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस में जैसे आपको पता है कि रेड, है ना, वाइट, रेड वाइट एंड ब्लैक फॉस्फोरस यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। तो ये जो रेड वाइट और ब्लैक फॉस्फोरस ये क्या है, एलोट्रॉप है ना। तो कुल मिला के फॉस्फोरस के अलग अलग यहाँ पर एलोट्रोपिक फॉर्म है। इसी तरह से सल्फर के हो सकते हैं, है ना, जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर हो सकता है, रोम्बिक सल्फर हो सकता है, आपको पता है ना। जैसे यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं सल्फर के एलोट्रोप, है ना। सल्फर के कौन कौन से सल्फर, है ना, जैसे क्या कौन सा यहाँ पर रोम्बिक सल्फर होते हैं, रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर यहाँ पर अपन ले सकते हैं, जैसे रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक, है ना, सल्फर। और कौन सी होती है भैया, याद आ रहा है सबको, रोम्बिक सल्फर यहाँ पर हो सकते हैं, रोम्बिक सल्फर। और यहाँ पर हो सकते हैं जो मोनोक्लिनिक सल्फर हो सकते हैं, है ना, मोनोक्लिनिक सल्फर, क्लिनिक सल्फर, क्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर यहाँ पर हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ी सी देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप सोचने की कोशिश करना। जैसे O2 एंड O3 को अपन देखें, ये एलोट्रोपिक फॉर्म है या नहीं। देखो O2 आप जानते हो अच्छी तरह से, O2 क्या होता है, O2 क्या होता है मुन्ना, O2 होता है ऑक्सीजन और O3 होता है ओजोन। ये एलोट्रोपिक फॉर्म हुई नहीं हुई ना। एलोट्रोप में अपन ने क्या बोला है कि टू और मोर केमिकली सिमिलर बट फिजिकली डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट तो होना चाहिए। एलिमेंट कौन होगा, जिनमें एक टाइप के एटम है। तो देखो ऑक्सीजन में भी केवल वही एटम है, ओजोन में भी केवल वही एटम है, तो ये एलिमेंट हुआ नहीं हुआ। तो O2 भी एलिमेंट है, O3 भी एलिमेंट है, लेकिन फिजिकल फॉर्म अलग अलग है। केमिकली ठीक है, दोनों में ऑक्सीजन है, लेकिन फिजिकली डिफरेंट है। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा ये भी क्या हुआ, एलोट्रोप्स हुआ। तो आई थिंक एलोट्रोप्स क्या होते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आपके आ गया होगा। देखो अब यहां पर अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो दो तरह की प्रॉपर्टीज की बेसिकली यहां पर अपन बात करते हैं। देखो एक तो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरे होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो सबसे पहले तो आप समझने का प्रयास करना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आखिरकार क्या होते हैं। देखो समझना, कोई भी मैटर जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको डिटरमाइन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के केमिकल चेंजेज की आवश्यकता नहीं है। मतलब कुल मिलाकर किसी भी कंपाउंड है, मैटर है, उसकी आपको कोई फिजिकल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है, पता करना है, तो उसके लिए उस कंपाउंड के अंदर किसी केमिकल चेंजेज की आवश्यकता नहीं हो, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे समझने की कोशिश करना, अगर मान लो जैसे ये पेन है, मुझे इस पेन का वेट निकालना है, यहाँ पर इसका मास मुझे कैलकुलेट करना है, मास। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पेन को बैलेंस पे रखा, बैलेंस ने बता दिया भैया ये 50 ग्राम का है, 25 ग्राम का, जो भी होगा बता देगा बैलेंस, है। तो कुल मिलाकर इसका मास कैलकुलेट करने के लिए क्या मुझे इसका केमिकल कंपोजिशन को चेंज करने की आवश्यकता है, नहीं है। तो कुल मिलाकर ये होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। मान लो कोई बीकर के अंदर कोई वाटर भरा हुआ है, मुझे उसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन, वॉल्यूम कितना है, 50 ml है, 100 ml है, 150 ml है। तो क्या इसके लिए मुझे केमिकल चेंजेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर वॉल्यूम क्या हो, फिजिकल, है ना, प्रॉपर्टी। तो कुल मिलाकर देखो ध्यान देना, मेजरेबल विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कैलकुलेट करने के लिए कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना करना पड़े। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी, डेंसिटी आप निकाल सकते हो ना डायरेक्ट। देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती नहीं होती। तो आपने एक सब्सटेंस लिया, कंपाउंड लिया, उसका मास निकाला, उसका वॉल्यूम निकाला, डिवाइड किया यहाँ पर, उसकी डेंसिटी आ गई। समझ में आ रहा है। कलर, किसी कंपाउंड का कलर देखने के लिए क्या आपको केमिकल चेंजेज की आवश्यकता होगी, नहीं होगी। देख सकते हो आप भाई, रेड है, व्हाइट है, जो है, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोई केमिकल चेंजेज की आवश्यकता नहीं होती। तो कुल मिलाकर इस तरह की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब दूसरी जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है केमिकल प्रॉपर्टी। देखो अब समझना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसको डिटरमाइन करने के लिए केमिकल चेंजेज की आवश्यकता होती है ना, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दो,
एक बीकर हमने लिया, उस बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, एक बीकर के अंदर पेट्रोल भरा हुआ है। अब आपको पता है कि पेट्रोल में आसानी से आग लग जाएगी, पानी में तो नहीं लगेगी, है ना। पेट्रोल ज्वलनशील है लेकिन पानी ज्वलनशील नहीं है। अब कुल मिलाकर आपको देखनी है इसकी फ्लेमेबिलिटी, है ना, कि भैया आसानी से कौन जलता है। तो क्या जब तक आप इसको जलाकर नहीं देखोगे आपको पता चल जाएगा कौन आसानी से जलेगा। अच्छा, आप कह दोगे सर हमको तो पता चल गया ना, पेट्रोल आसानी से जलेगा, नहीं, वो तो आपको याद है। आप इसको ये समझो कि दो अलग अलग लिक्विड है, आपको पता ही नहीं कि ए लिक्विड कौन सा है, बी कौन सा है। अब आपको कुछ भी पता नहीं, आपको देखना है कि भैया इनमें से फ्लेमेबिलिटी ज्यादा है किसकी, ए की या बी की, किसकी ज्यादा है। तो ऐसे केस में आपको जलाकर ही देखना पड़ेगा, और जैसे आप जलाओगे, जलाते क्या होगा, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। तो कुल मिलाकर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको डिटरमाइन करने के लिए किसी केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता है, कंपाउंड के अंदर केमिकल चेंजेज की आवश्यकता है, उसको अपन बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब चाहे वो फ्लेमेबिलिटी हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकते हैं, बेसिसिटी हो सकते हैं, रिएक्टिविटी हो सकती है, कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की कैपेबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो सब इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आ जाता है। आई थिंक समझ में आ गया। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, देखो ध्यान देना, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब एसआई सिस्टम होता है। देखो एसआई सिस्टम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो समझने की कोशिश करना, अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी देखा, यहाँ पर देखा ना भैया, देखा ना, देखा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा, है ना। और हमने ये भी देख लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। अब देखिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे मास होता है, वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना, वगैरह वगैरह जो भी है, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट दी जाती है। जैसे सपोज करो मैं कहो कि यार इस पेन की लेंथ कितनी है, तो मैं कहूँगा ना इस पेन की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। अरे कुछ तो बोलूँगा ना, मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा भाई ये पेन की लेंथ इतनी बड़ी है, हाँ, या फिर इतना बड़ा, ऐसे थोड़ी बोलोगे। कुल मिलाकर आपको एक पर्टिकुलर लेंथ बतानी पड़ेगी यूनिट, भाई ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर कुछ। आप जैसे कहोगे भाई इसका मास कितना है, तो आप ऐसे थोड़े अरे यार ये तो भारी है, ये हल्का है, ऐसे थोड़े बोलोगे। आप क्या बोलोगे, भैया ये 10 ग्राम का है, ये 15 ग्राम का है, या 1 किलो का है, 2 किलो का है या नहीं। तो कुल मिलाकर एक कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उनको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स दी जाती है ना। तो जो यूनिट्स दी जाती है वो अलग अलग टाइप्स के हो गए। स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या होता है कि कई प्रकार के यूनिट्स काम में लेते थे, जैसे किसी कंट्री के अंदर सीजीएस यूनिट्स काम में लेते थे, कहीं पर यहाँ पर एपीएस, कहीं पर एमकेएस वगैरह वगैरह काम में लेते थे, है ना। ये मान लो कि भारत में आलू को आलू बोल दिया, और मान लो किसी देश में उसको मोटा भालू बोल दिया, हमको थोड़ी पता है क्या बोल दिया। आई थिंक समझ में आ गया ना। मेरा कहने का मतलब है एक ही चीज को अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से बोला जाता था। तो ऐसे केस में कंफ्यूजन हो गया ना, भैया हम तो ये बोलते थे, किसी दूसरे ने दूसरा नाम दे दिया, अब पता ही नहीं चला कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है ना। तो ऐसे केस में कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी थी, समझ में है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने में। तो ऐसे केस में एक न्यू सिस्टम डेवलप किया गया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम। समझ में आ रहा है ना। ये जो एसआई सिस्टम है वो 1960 में सीजीपीएम, जिसको अपन जनरल कॉन्फ्रेंस, है ना, ऑन वेट एंड मेजर्स कहते हैं, ठीक है ना, इसके द्वारा यहाँ पर दिया गया है। कभी दिया गया 1960 के अंदर। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है, नाम है ना, इसका मतलब क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक जैसा चलता है। जैसे समझ लो मास की एसआई यूनिट इंडिया के अंदर किलोग्राम है, तो अब आप इंडिया में देख लो, चाहे आप यूएस में चला जाओ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, आपकी मर्जी प्लेस चल जाओ, ऐसा यूनिट मास की किलोग्राम ही होगी। तो कुल मिलाकर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अपन ने बोला कि इसका मास 1 किलोग्राम है, तो भैया वो सब जगह 1 किलोग्राम है। हो गया ना फिक्स, कंफ्यूजन खत्म हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रोवाइड ए सिंगल स्टैंडर्डाइज सिस्टम फॉर ऑल फिजिकल मेजरमेंट। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब यहाँ पर इससे क्या होगा, इंश्योर यूनिफॉर्मिलिटी एंड एक्यूरेसी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब सब जगह एक समानता आ गई, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अब ऐसा ही सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली 7 तरह की फंडामेंटल एसआई यूनिट्स है। कितने? 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट है भैया, क्लियर है। तो ध्यान देना, समझना।
अगर एसआई यूनिट सिस्टम की बात करें तो केवल 7 ही फंडामेंटल एसआई यूनिट्स है। इसके अलावा जितनी भी एसआई यूनिट्स बनती है वो सबके सब इनके थ्रू डेराइव की जाती है, मतलब वो डेराइव है। समझ में आ रहा है ना? तो कुल मिला के आपको 7 याद रखने, बाकी सारे के सारे किससे निकल जाएगी, इसी से निकल जाएगी। देखो समझने की कोशिश, 7 कौन कौन सी है इनको दिमाग में फिक्स कर लेना, आपके केमिस्ट्री समझने में काफी हेल्प करती है, बीच बीच में काम में आती रहती है। चाहे आप केमिस्ट्री का कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, सब जगह पर ये काम में आती है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले भैया लेंथ, सबसे पहले लेंथ, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर लेंथ की बात करो, लेंथ की यहाँ पर बात करो तो लेंथ को एल से, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। और इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है इसकी मीटर, और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। ध्यान देना, जैसे अपन लिखते हैं ना 1 मीटर, तो यू नहीं लिखोगे, 1 मीटर ऐसे लिखोगे। समझ में आएगा ना? तो ये स्मॉल कैपिटल का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा मास, मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, और किलोग्राम को हम के जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें के और जी दोनों ही स्मॉल है, ध्यान रखना। तो किलोग्राम जब भी लिखोगे ना ऐसे मत लिखना, ऐसे के और ये ऐसे है ना, किलोग्राम कैसे, दोनों को ही आपको छोटा लिखना है, के और जी को। समझ में आएगा? टाइम के जो टाइम है उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट में इसकी सेकंड है, और स्मॉल एस से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ के साथ अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट की तो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। आगे बात करें अपन जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो टेम्परेचर है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है भैया। और इसके जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। ध्यान देना, जो अब देखो टेम्परेचर की तो और भी यूनिट है ना, जो है डिग्री सेल्सियस हो गया, है या नहीं, है ना। हाँ, तो जो है डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया। जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। समझ में आ रहा है ना? और जनरली केमिस्ट्री में जहाँ भी कैलकुलेशन में हम काम में लेते हैं ना, केल्विन ही काम में लेते हैं, और कैपिटल के से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना। और इसी तरह देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एन हम काम में लेते हैं, और ऐसा यूनिट इसकी मोल होती है। और ध्यान देना इसका जो सिंबल है ना वो MOL होता है। अब देखो एक बात समझने की कोशिश करना, जब हम लिखते हैं MOLE मोल, तो ये सीधे सीधे क्वांटिटी को बता रहा है, ये किसको, क्वांटिटी को बता रहा है। लेकिन जब हम लिखते हैं MOL ऐसे, तो भैया ये मोल की यूनिट को बता रहा है, ऐसा यूनिट को। दोनों में डिफरेंस है। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि MOLE, कभी तो बुक में MOLE मिलता है, कभी MOL लिखता है। ये चक्कर क्या है पता ही नहीं चलता है ना, कब क्या हो जाता है। तो आई थिंक आज के बाद अब आपके कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें अपन, देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, तो इंटेंसिटी को IV से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और इसकी जो कैंडेला है इसके ऐसा यूनिट होते हैं, और कैंडेला को हम CD से, स्मॉल सी और स्मॉल डी, मतलब CD से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुल मिलाकर भैया आपको 7 ही यूनिट याद करने, किसके, फंडामेंटल यूनिट कितनी है, ऐसा यूनिट 7 है। अब फंडामेंटल यूनिट 7 है, बाकी इससे सैकड़ों अदर यूनिट बन जाएगी। समझ में आ रहा है? वो सारे के सारे इन्हीं से बनेगी, वो सबके सब डेरिवेटिव ऐसा यूनिट कहलाएगी। डेरिवेटिव ऐसा यूनिट की बात करें यहाँ पर, तो देखो समझना आप कौन कौन से हो सकती है। जैसे समझना आप यहाँ अच्छे से समझना, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया एरिया। अब मुझे एरिया की ऐसा यूनिट निकालनी है ना। तो भैया सबसे पहले देखो एरिया किसे बोलते हैं, एरिया बोलते हैं लेंथ इनटू लेंथ। जैसे सपोज करो मुझे इसका, इस मोबाइल के इस सरफेस का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस चौड़ाई को इस लंबाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो चौड़ाई इंटू लंबाई, एरिया निकल गया। इसका निकला नहीं निकला, तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ आएगी नहीं आएगी, आएगी ना। अब लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो L इंटू L, और L की यूनिट क्या है, मीटर, और इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर। तो ये होगा मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर जो एरिया की ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया। अब यहाँ पर अपन ले लें, जैसे वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जैसे इस कमरे का निकालना है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई,
इसका वॉल्यूम आ जाएगा अंदर का पूरा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ 3 बार हो गया ना, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा मीटर क्यूब। अच्छा मीटर ही क्यों लिया, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया? क्योंकि भैया हम ऐसा यूनिट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ऐसा यूनिट लेंथ की जो होते हैं वो क्या होते हैं, मीटर होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने क्या काम में लिया, मीटर लिया। अच्छा और करके देखे, इतने से क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर डेंसिटी काम में ले ले, डेंसिटी। अब डेंसिटी कैसा यूनिट देखने है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है भैया, मास बाई वॉल्यूम है ना, मास बाई वॉल्यूम है या नहीं है, वॉल्यूम। अब देखो समझने की कोशिश करना, मास कैसा यूनिट क्या है, किलोग्राम है, अभी देखा है अपन ने किलोग्राम, है ना। और कुल मिलाकर वॉल्यूम कैसा यूनिट क्या है, अभी देखा है यहाँ पर मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम, और ये मीटर के पावर -3। आपको पता है जब ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो पावर में यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस है तो एक तरह से माइनस हो गया, है ना। ये किसकी यूनिट होगी, डेंसिटी की यूनिट होगी, कौन सी, ऐसा यूनिट है। अच्छा अब कई बार मान लो यूँ लिखा है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिखा है, तो भैया ये है तो डेंसिटी की यूनिट, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है ना। अच्छा कई बार अपने केमिस्ट्री में अपन को यूनिट कन्वर्ट करना पड़ता है ना, जैसे ये होता है कि यार किलोग्राम पर मीटर क्यूब को मुझे ग्राम पर मीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, और मुझे वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन चाहिए मुझे इसमें, है ना, आंसर मुझे इस यूनिट के अंदर दे रखा है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो काम में आते हैं, तो यूनिट कन्वर्ट कैसे करते हैं वो एक डिफरेंट चीज है, उन सब के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। समझ में आ रहा है। अब और भी यहाँ पर अपन केस लेकर देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे डेंसिटी का यहाँ पर अपन देखा, देखो जैसे सपोज करो कि आपको एनर्जी की ऐसा यूनिट देखनी है, क्या देखनी है, एनर्जी की ऐसा यूनिट। अब देखो एनर्जी में एक फॉर्मूला आपको पता होगा, देखो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने बचपन से खूब पढ़ा होगा, E = mc²। पढ़ा है ये, पढ़ा ही नहीं पढ़ा, E = mc²। क्या नाम इस फॉर्मूले का भैया, हाँ इस फॉर्मूले का क्या नाम है, स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। क्या नाम इस फॉर्मूले का, स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, है ना। हाँ मास एनर्जी रिलेशनशिप, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर अगर मुझे इसकी देखनी तो ये m मास है, इसकी यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम। c क्या है, वेलोसिटी है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी का भी लिख देता हूँ ना, ताकि कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि वेलोसिटी का क्या है, ऐसा यूनिट। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 3 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर चलती है कोई गाड़ी, आपने देख लो इसकी वेलोसिटी, स्पीड क्या होगी, स्पीड अलग है वेलोसिटी अलग है, उसके चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे अपन, लेकिन जनरल फॉर्मूला ये हो गया। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया मीटर। टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है, तो ये हो गया सेकंड। तो कुल मिलाकर ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऐसा यूनिट हो गई किसकी, ये वेलोसिटी की ऐसा यूनिट हो गई। समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से आ रहा ही नहीं आ रहा है ना, आ रहा है अच्छी तरह से। अब कुल मिलाकर अब अपन बात करते हैं वापस एनर्जी पर, एनर्जी। अब चलते हैं भैया एनर्जी के बारे में, देखो ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला मास एनर्जी रिलेशनशिप है, E = mc² है या नहीं, है ना। तो मास की तो ऐसा यूनिट होगी किलोग्राम, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेलोसिटी की यूनिट हो गई यहाँ पर मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मीटर पर सेकंड। और चूंकि आपको पता है यहाँ पर c का स्क्वायर है, तो इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इसकी जो यूनिट हो गई होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 ये। तो अब देखो यहाँ पर, तो कुल मिलाकर जो एनर्जी की ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। तो यहाँ पर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है, जाले खुल रहे दिमाग में। अच्छा एनर्जी की ये जो ऐसा यूनिट है, अगर मैं लो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, तो इसका मतलब होता है 1 जूल। तो कुल मिलाकर ये जो है ना, ये जूल के बराबर होती है, जूल के बराबर। तो x का मतलब ये हुआ कि अगर एनर्जी की SI यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 है, तो जूल भी एनर्जी की एक SI यूनिट होगी। जूल भी एनर्जी की क्या होगी, एक SI यूनिट होगी। आई थिंक बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा होगा। क्लियर है नहीं है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या?
कोई डाउट है क्या भैया? नहीं ना। अब देखो इसको और अच्छे से अपन समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। एनर्जी मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट किसी को यहाँ पर नहीं होगा। देखो यहाँ पर एक चीज काम में लेते हैं ना, पावर। पावर देखो, पावर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। क्या होती है इसकी यूनिट? इसकी यूनिट होती है भैया वाट। वाट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर जिसकी फाइनल यूनिट बनती है वो होती है जूल पर सेकेंड, है ना, जूल पर सेकेंड। तो कुल मिलाकर देखो, ध्यान देना, जूल एक ऐसा यूनिट है, ये अपन वेरीफाई कर चुके, कहां से? यहां से, है ना, जूल ऐसा यूनिट है। तो कुल मिलाकर अब दोबारा आपको सोचने की जरूरत नहीं कि भैया जूल ऐसा यूनिट है क्या, नहीं, अब नहीं सोचना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जूल हमको पता चल गया ऐसा यूनिट है। और जूल सेकंड ऐसा यूनिट है, तो कुल मिलाकर जूल पर सेकंड ऐसा यूनिट होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पावर की जो यूनिट वाट है वो भी एक एसआई यूनिट ही होगी। पावर की यूनिट वाट क्या होगी? एक एसआई यूनिट होगी। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में यहाँ पर आपके आ गया होगा। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब देखो इसी तरह से अपन यहाँ पर और केस देखते हैं। जैसे अपन फोर्स की बात करें, यहाँ पर देखो फोर्स के बारे में यहाँ पर अपन देख लेते हैं। जैसे ये हो गया भैया फोर्स, FORC फोर्स। देखो फोर्स को अपन कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में है ना। और फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन, है ना, ये न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल N से अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं। और देखो जो न्यूटन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड -2 से। किलोग्राम मीटर सेकंड -2, है ना, मीटर सेकंड -2 ये। अब देखो समझना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखो ये जो न्यूटन है ना वो ऐसा यूनिट हुई या नहीं हुई? न्यूटन ऐसा यूनिट है या नहीं? देखो समझने की कोशिश करना। किलोग्राम ऐसा यूनिट है, मीटर ऐसा यूनिट है ना, सेकंड ऐसा यूनिट है। तो कुल मिलाकर किलोग्राम मीटर सेकंड -2 ऐसा यूनिट है। और किलोग्राम मीटर सेकंड -2 को ही हम बोलते हैं न्यूटन। तो इसका मतलब जब ये ऐसा यूनिट है तो न्यूटन क्या हुई? ऐसा यूनिट है। अब कुल मिलाकर दोबारा अगर न्यूटन काम में आ गया ना तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमको पता है न्यूटन ऐसा यूनिट है, हम डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, काम में ले लेंगे। अच्छा यहाँ पर साथ के साथ ही बता देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर एक न्यूटन इक्वल होता है भैया 10⁵ डाइन, है ना। डाइन का मतलब चौड़ेल मत समझ लेना कोई, है ना। 10⁵ डाइन यहाँ पर होगा ये समझ में आ गया? हाँ, डाइन। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये न्यूटन है, ये ऐसा यूनिट है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, नॉट ऐसा यूनिट, नॉट ऐसा यूनिट, है ना। तो डाइन ऐसा यूनिट नहीं है, न्यूटन ऐसा यूनिट है। आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में यहाँ पर आ गया होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो एक यहाँ पर होता है जो प्रेशर, प्रेशर, है ना। एग्जाम का जो प्रेशर पड़ता है ना, उस प्रेशर की बात नहीं कर रहा मैं, प्रेशर जो गैस वगैरह का प्रेशर होता है उसकी बात कर रहे। देखो प्रेशर किसे कहते हैं? क्या कोई मन में सोच के मुझे बता सकता है कि प्रेशर किसको कहते हैं? सोच लिया होगा ना, मन में सोच लिए। चलो देखो प्रेशर किसको कहते हैं समझना। जैसे ये एरिया है, ये यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया, ठीक है ना। इसका मान लो जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। इस यूनिट एरिया पर कितना न्यूटन फोर्स हमने लगाया? जैसे मान लो इस पर 2 न्यूटन फोर्स लगा दिया, हाँ, तो कुल मिला के 2 न्यूटन फोर्स जो कि यूनिट एरिया पर लगेगा वो प्रेशर हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। देखो समझने की कोशिश करना, यूनिट एरिया पर जो भी फोर्स इंप्लीमेंट किया जाएगा, चाहे वो 2 न्यूटन हो, आधा न्यूटन हो, 50 न्यूटन हो, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? प्रेशर का मतलब हो गया फोर्स, फोर्स ऑन यूनिट एरिया, यूनिट एरिया, है ना। यूनिट एरिया बोल दो या पर एरिया बोल दो, फोर्स पर एरिया, पर एरिया, इसको अपन बोलते हैं भैया प्रेशर, है ना। तो कुल मिलाकर इसका फॉर्मूला क्या हो गया? अगर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? फोर्स बटा क्या कर दूंगा? एरिया। समझ में आ रहा है ना। इतना एरिया है, इस पर इतना न्यूटन फोर्स लगाया भैया, प्रेशर कैसे है? फोर्स बाई एरिया कर दो, प्रेशर आ जाएगा। ऐसा यूनिट इसकी बनानी है तो देखो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है, एरिया कैसे ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर है, समझ में आ रहा है।
तो कुल मिलाकर जो प्रेशर की ऐसा यूनिट यहाँ पर होगी वो क्या होगी, वो होगी न्यूटन मीटर माइनस 2, न्यूटन मीटर माइनस 2। ये प्रेशर की ऐसा यूनिट यहाँ पर हो जाएगी। आई थिंक समझ में आया नहीं आया, है ना। और इसी को अपन पास्कल बोलते हैं। तो कुल मिलाकर देखो ये जो प्रेशर है ना, इसकी यूनिट होगी यहाँ पर पास्कल। पास्कल, पास्कल को पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ रहा है ना। और इसी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन मीटर माइनस 2 से। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से ये बात आपकी अब समझ में आ गई होगी। तो देखो ये जो लेक्चर है इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को हमने समझने की कोशिश करी यहाँ पर, है ना, जो आपकी काफ़ी हेल्प भी करती है केमिस्ट्री को समझने में। देखो ध्यान देना, आज का ये लेक्चर तो बिल्कुल बेसिक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपके ऑटोमेटिक मतलब समझ में क्या आई होगी, पहले से आपको आती होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको एक स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, बेसिक है, फंडामेंटल है, उसकी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसके बाद के जो लेक्चर होंगे यहाँ पर वो थोड़े से एडवांस होंगे, मतलब उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो रहेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट भी एक तरह से हाई लेवल पे रहेंगे, थोड़े से अप रहेंगे। तो आप साथ के साथ इसको, इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलना, है ना। अगर आपने अभी वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझा तो यकीन माने आपकी केमिस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आगे के जो लेक्चर है उसके अंदर देखो मैं आपको एक बात समझाऊँ। आपने बहुत से स्टूडेंट को कहता हुआ सुना होगा ना, और यार मेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझ में आ जाती है, हाँ ऑर्गेनिक में, लेकिन फिजिकल के न्यूमेरिकल तो होते ही नहीं है ना। फिजिकल के न्यूमेरिकल में सॉल्व करना 10 सॉल्व भी हो जाता है, लेकिन मुझे 10 मिनट लग गए, 5 मिनट लग गए, अब सॉल्व कर दिया, सब कुछ मुझे आता है, कॉन्सेप्ट पता है, मैंने फॉर्मूला रट लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब सॉल्व करने बैठता हो तो आंसर आता ही नहीं है। कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, कभी मैं यूनिट कन्वर्ट नहीं कर पाता, हाँ कभी मैं राउंडिंग ऑफ करने में गलती कर देता हूँ, अरे यार जमाने भर के, कभी मैं सिंपल जोड़वा की गुणा भाग में मेरी गलती हो जाती है। अब मैं कर भी लेता हूँ लेकिन मेरी स्पीड बहुत कम है। कितने सारे समस्या स्टूडेंट के साथ होते हैं, और खासकर जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं उनके साथ तो बहुत बड़ी समस्या होती है ना। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो फिर भी कवर कर जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के साथ तो भैया बहुत बहुत बड़ी समस्या है। ये सारी जो समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा ना, वो इसी चैप्टर के अंदर मिलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने चैप्टर ढंग से कर लिया, इसके कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से कर लिए, जो आने वाले लेक्चर के अंदर अपन कवर करने वाले हैं, तो यकीन मानिए केमिस्ट्री नाम की चिड़िया का डर आपकी जिंदगी से परमानेंट खत्म हो जाएगा। हर चैप्टर आपको इतना इजी लगेगा, आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, हर तरह के क्वेश्चंस को आप विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ काफी अच्छे से सोल्व कर पाओगे ना। तो चलो इसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।